हाँ, जैसा कि अपन हर दिन एक नए टॉपिक की शुरुआत करते हैं, वैसे आज अपन स्टार्ट करेंगे मृदा, सॉइल। ठीक है। और अब एक तो ये आज का वीडियो, और नेक्स्ट शायद 1 या 2 वीडियो और बनाएंगे, तब जाके सॉइल का जो बड़ा पोर्शन है वो ख़त्म होगा बहुत ही प्रॉपर तरीके से। मेरी आदत ये है कि लाइन टू लाइन नोट्स कहाँ से बन सकते हैं। ऐसा नहीं कि बस खास बातें करा दी, नहीं, लाइन टू लाइन नोट्स हैं। अगर आपने सारे वीडियो जिस भी चैप्टर को मैं कराता हूँ उसको ढंग से कर लिया, और उसके बाद में जो एक MCQ का जो ऑब्जेक्टिव, जो ABCD वाले 4 ऑप्शन वाले जो क्वेश्चन मैं आपको 30, 35, 40, 50 जितने भी क्वेश्चन देता हूँ उनको कर लिया, तो मैं इतना बड़ा चैलेंज करता हूँ कि आपको कोई सिंगल क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। बस इनको अच्छे से समझ के पढ़ना है। छोटे बड़े सब क्वेश्चन जो भी आएंगे अपने नोट्स में से आएंगे। बस क्वेश्चन को आपको अच्छे से समझना है और उसके बाद में आंसर देना है। ठीक है। आज मैंने ये जो पहली बार लिए हैं 5-7 क्वेश्चन, ये छोटे लिए हैं। छोटे क्वेश्चन जो बन सकते हैं बड़ों में जो ना लिखे जाएं। खूब सारे क्वेश्चन मैंने और भी बन सकते थे, वो नहीं लिए। क्यों? क्योंकि वो बड़े के आंसर में एक साथ आ जाएंगे, तो जब बड़ा क्वेश्चन लिखेंगे उसी में छोटा हो जाएगा, तो 1 तीर 2 निशाने, है ना। लेकिन ये क्वेश्चन वो है जो बिल्कुल अलग से पूछे जाते हैं। जैसे कि आज अपन ने बात करी सॉइल की, मिट्टी की, मृदा की, लेकिन ये होती क्या है? मृदा, मिट्टी। ठीक है। भूमि पड़ चुके, लैंड पड़ चुके तो पूरी ज़मीन हो गई, लेकिन मृदा यानी सॉइल क्या है? जो ज़मीन है ना वो क्या है? सॉरी, मृदा क्या है? मिट्टी जिसे बोलते हैं वो क्या है? तो देखो, मृदा किसे कहते हैं? व्हाट इज सॉइल? तो आंसर बहुत ही शानदार लिखा है अपन ने कि पृथ्वी की भूर्पट पट्टी। भूर्पट्टी का मतलब सबसे ऊपर की जो लेयर होती है ना अर्थ की, वो भूर्पट पट्टी कहलाती है। तो पृथ्वी की भूर्पट पट्टी की वह सबसे ऊपरी परत जो बारीक विखंडित चट्टान चूर्ण से बनी होती है और पेड़ पौधों के लिए उपयोगी होती है, मृदा कहलाती है। हमारे अर्थ की ज़मीन की सबसे ऊपरी लेयर जो चट्टानों से, पत्थरों के पिसने से सबसे मिलके वो बनी होती है, बिल्कुल आटे जैसी, वो ऊपरी लेयर होती है। वो बहुत फर्टाइल होती है, बहुत उपजाऊ होती है पेड़ पौधों के लिए, इसीलिए अपन वहीं पर खेती करते हैं। ठीक है। उसी पर फिर खाद डाल देते हैं, वो सब अलग बात है। ठीक है। द अपर मोस्ट लेयर, इस वर्ड को मत भूल जाना, अपर मोस्ट लेयर, द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ क्रस्ट विच इज लूज fragmented and useful for growing plants and crops is called soil। बस ये 1 मार्क्स में अगर डेफिनेशन पूछता है तो प्रॉपर तरीके से आपको ये आंसर लिखना है। ये तो बात कर ली अपन ने मिट्टी की। अभी अपन बात करेंगे, इसको बीच में छोड़ रहे हैं, इसकी मिट्टी के प्रकारों की। भारत के अंदर जो मिट्टी है, जो सोइल है, वो कितने प्रकार की? भारत के अंदर, पूरे भारत में तरह अलग अलग जगह, जैसे राजस्थान में अलग है, यूपी में अलग, हरियाणा में अलग है, झारखंड में अलग है, सब स्टेट्स के अंदर अलग अलग तरह की मिट्टी पाई जाती है, सोइल पाई जाती है। उसके प्रकार एग्जाम में आपसे पूछेगा कि भारतीय मृदा को कितने भागों में बांटा जा सकता है? हाउ कैन इंडियन सॉइल्स बी क्लासिफाइड? तो 6 टाइप है वैसे तो, ठीक है, लेकिन उनके सीधे नाम भी लिख सकते हो, क्योंकि और भी तरह की छोटी मोटी टाइप्स होती है, वो अपने कोई NCERT में नहीं। तो 6 टाइप्स है अपने पास। वो हैं जलोढ़ मृदा, सबसे इंपॉर्टेंट है जलोढ़ मृदा, एलुवियल सॉइल सबसे इंपॉर्टेंट है। इससे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। और CBSE के अंदर NCERT कोर्स जो है, CBSE में, दिल्ली के अंदर, बहुत सारे, राजस्थान बोर्ड में अलग, हर बोर्ड के अंदर एलुवियल सॉइल के बारे में क्वेश्चन पूछा है। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये पूरा चैप्टर ही इंपॉर्टेंट है, बार बार कह रहा हूँ। ठीक है। एलुवियल सॉइल का मतलब जलोढ़ मृदा नंबर 1, काली मृदा नंबर 2, लाल व पीली 3, लेटराइट 4, मरुस्थलीय 5 और वन मृदा 6। एलुवियल सॉइल, ब्लैक सॉइल, लेटराइट सॉइल, रेड एंड येलो सॉइल, एरिड सॉइल और फॉरेस्ट सॉइल। 6 प्रकार की हमारे भारतीय मृदा आपके कोर्स के अकॉर्डिंग है। इस चीज़ को आपको याद रखना, इजीली नाम याद रह जाएंगे सब के बारे में। अब मेरी बात सुनना, मैंने क्यों कहा कि 1 या 2 वीडियो और बनाएंगे, क्योंकि एक का पोस्टमार्टम करने वाले हैं। हर, जैसे कोई ये एलुवियल सॉइल ली, तो एलुवियल सॉइल की खुद के कोई प्रकार हैं क्या, टाइप्स हैं क्या, या फिर एलुवियल सॉइल की क्या क्या खास बातें होती है, क्या क्या बुरी बातें होती है, क्या क्या उसके फीचर्स हैं, वो सारी बातें अपने से पढ़ने वाले। फिर ऐसे हर एक को पढ़ेंगे, इसलिए 2 वीडियो कम से कम अपने और बनेंगे। तो ये 6 प्रकार याद हो गए आपको, वैसे भी याद हो जाएंगे। ब्लैक एक अकेली है और रेड और येलो एक साथ है। एरिड, फॉरेस्ट, ये तो खैर अलग अलग ही आपको याद करनी पड़ेगी। ठीक है। अब एलुवियल सॉइल का मैंने जैसा कि आपको कहा था, तो एलुवियल सॉइल से अलग से भी क्वेश्चन पूछा गया है कि जो ये जलोढ़ मृदा है, ये आयु के आधार पर जलोढ़ मृदा को किन 2 वर्गों में बांटा जाता है। या फिर ये भी आ सकता है
कि आयु के आधार पर जलोढ़ मृदा कितने प्रकार की होती है, नाम लिखिए। तो एज की ऑन द बेसिस ऑफ एज जलोढ़ मृदा 2 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? जलोढ़ में भी 2, जो पुरानी जलोढ़ है, पुराना जलोढ़, नया जलोढ़ है। जो पुराना जलोढ़ है वो कहलाता है बांगर, बांगर। नया जलोढ़ खादर। ठीक है, पुराना जलोढ़ बांगर और नया जलोढ़ खादर। यानी कि डिवाइड्स हाउ कैन द एलुवियल सॉइल बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ एज। ध्यान रखना, एज के आधार पर, ठीक है, उम्र के आधार पर। तो डिवाइडेड इन 2 पार्ट्स। फर्स्ट खादर जो न्यू एलुवियल है, और बांगर वो ओल्ड एलुवियल है। ठीक है ना, ये याद रखना है आपको। खादर न्यू एलुवियल और बांगर। इसका अब कन्फ्यूजन रहता है, कभी कभी। बहुत बार मैंने स्टूडेंट्स से देखा भी है कि सर कन्फ्यूज हो गए, खादर को हम पुराने लिख के आ गए, ओल्ड लिख के आ गए। तो ऐसा काम करो कि खादर में खादर को के से लिखते हैं और बांगर को बी से लिखते हैं। ठीक है, तो बी पहले आया या फिर के पहले आया, ABCD में बी पहले आया या फिर के पहले आया, तो आप कहोगे बी पहले, बी पहले आया ना, तो बी पहले आया मतलब वो पुराना हो गया। समझ गए? बहुत इंपॉर्टेंट लॉजिक है। अभी आपको लग रहा है कि नहीं, तो ऐसे ही याद रह जाएगी, नहीं रहती। जब एग्जाम में एक साथ याद करके जाते हैं ना 6 सब्जेक्ट, उस टाइम पर इसका बर्डन बन जाता है कि छोटी छोटी बातें डाउट बन जाती है कि अरे यार कौन सी पुरानी थी, कौन सी नहीं थी। तो ध्यान रखना, बी पहले आया मतलब जो पहले आएगा वो पुराना भी पहले होगा। ठीक है, तो बांगर ओल्ड एलुवियल, खादर न्यू एलुवियल। ठीक है, यानी कि खादर पुराना जलोढ़ बांगर और नया जलोढ़ खादर। इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम वाले भी इंग्लिश के अकॉर्डिंग खादर में क्या आता है, बांगर में भी आता है, ऐसा करें। ठीक है, अब अपन बात करते हैं वापस इसकी। चलो इसके लास्ट में बात करेंगे इरोजन की। तो फिर अपन कुछ 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन और बनते हैं। जैसे अपन इसका एलुवियल सॉइल की बात करी, ऐसे ही काली मृदा की भी एक खास बात है, ब्लैक सॉइल की भी। क्या कि काली मृदा की जुताई मानसून की पहली जो बौछार होती है उसमें ही क्यों शुरू कर दी जाती है? वाई प्लानिंग ऑफ बेसिक ब्लैक सॉइल स्टार्टेड फ्रॉम द फर्स्ट शावर ऑफ मानसून, या फिर फर्स्ट रेन ऑफ मानसून भी कह सकते हो। ये मैंने वर्ड जो मैंने ऑन वर्ड्स में लिखा है, आप चाहो तो इसको रेन समझ सकते हो। जो पहली जो बारिश होती है उसी के अंदर काली मृदा में मिट्टी, काली मृदा जो होती है, ब्लैक सॉइल जो होती है, काली मृदा जो होती है, उसमें क्यों खेती कर दी जाती है? हमेशा ध्यान रखना, काली मृदा मतलब चिकनी मिट्टी होती है, जिसमें बेसिकली गड्ढे वगैरह बनाए जाते हैं ना, जो ये वो ज़्यादातर ब्लैक मिट्टी से बनाए जाते हैं, ब्लैक सॉइल से बनाए जाते हैं, क्योंकि वो बहुत चिकनी होती है और मामूली सी पानी होते ही चिपचिपी हो जाती है। मामूली सी पानी आती है, चिपचिपाहट हो जाती है, और ज़्यादा बारिश हो जाएगी तो फिर वहाँ पर खेती करना पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि आप जब जोतोगे, हल जोतोगे तो जुतेंगे नहीं। ठीक है, लेकिन जब मामूली बौछार होगी, मामूली शावर जैसी बारिश होगी, तुरंत खेती कर दी जाती है। ठीक है, ये कारण है, क्योंकि काली मृदा गीली होने पर यह मृदा चिपचिपी हो जाती है और इसको जोतना मुश्किल हो जाता है। बिकॉज ब्लैक सॉइल गेट्स वेट, दिस सॉइल बिकम्स स्टिकी एंड इट बिकम्स डिफिकल्ट टू टिल इट। ठीक है, ये वजह है, इस वजह से कि ये थोड़ी बहुत ज़्यादा गीली और चिपचिपी हो जाती है, इस वजह से इसको क्या कर लिया जाता है, पहले शावर के अंदर, पहली बारिश के अंदर बो लिया जाता है। ठीक है, फिर अपन इसकी बात करते हैं, सब मिट्टी की बातें करी अपन ने, कुछ खास बातें, हालांकि एक का अपन पोस्टमार्टम करेंगे। फिर एक है कि सोइल इरोजन क्या है। मैंने पीछे वाले वीडियो में, अपने लास्ट वीडियो में सोइल इरोजन पढ़ा था, भूमि या मृदा अपरदन, लेकिन इसके बारे में समझा तो मैंने दिया था, लेकिन लिखना भी आना चाहिए। तो मृदा अपरदन का मतलब होता है जैसे भूमि का कटाव होना। वो कटाव कैसे हो सकता है? ज़मीन का तेज़ हवाएं चल के ज़मीन का कटाव हो सकता है सोइल का, या फिर बाढ़ के आने से सोइल का कटाव हो सकता है, तेज़ बारिश के आने से कटाव हो सकता है, क्योंकि वो साथ बहा के ले जाती है वो सब। तो मृदा के कटाव है, उसके बहाव की प्रक्रिया को मृदा अपरदन कहते हैं। एग्जाम आएगा, मृदा अपरदन किसे कहते हैं, तो आंसर लिख देना, व्हाट इज सोइल इरोजन। तो द रिमूवल ऑफ सोइल बाय द फोर्सेज ऑफ नेचर, पर्टिकुलरली विंड एंड वाटर। ठीक है, ये हो गया। और फिर लास्ट एक होती है, लास्ट क्वेश्चन और लिख लो छोटा, फिर एक इनके सबके बारे में एक पढ़ेंगे। छोटा जो बन सकता है वो ये बन सकता है कि उत्खात भूमि किसे कहते हैं, व्हाट इज बैड लैंड। बैड लैंड जहाँ पर एग्रीकल्चर, नाम से पता चल रहा है, जहाँ पर कृषि न की जा सके, वो बैड लैंड कहलाता है। यानी कि द लैंड अनफिट फॉर कल्टिवेशन इज नोन एज बैड लैंड। वह जमीन जहाँ पर खेती करना सही नहीं है, या फिर खेती करने के लिए वो जमीन अनफिट है, बस। ठीक है, यानी कि ऐसी भूमि जो अवनलिकाओं के कारण कृषि योग्य नहीं रहती, उत्खात भूमि कहलाती है। अवनलिका का मतलब ये है, वो पथरीली हो सकती है,
ठीक है, पथरीली हो सकती है या फिर वो गड्ढे दरारें वाली हो सकती है, फिर वो पहाड़ी ज़मीन हो सकती है, क्योंकि पहाड़ी पर खेती नहीं कर सकते, सीढ़ीदार खेती की जाती है लेकिन वहाँ पर फिर भी नहीं की जा सकती है। फिर कोई तीव्र ढाल वाली है, तेज़ ढाल है, पानी रुक ही नहीं सकता, ये सब जो ज़मीन होती है वो अवनालिका वाली ज़मीन कहलाती है, वहाँ पर खेती करना पॉसिबल नहीं है। अब एक एक उठाएंगे एलिबल सॉइल, फिर ब्लैक, जितनी भी है शानदार। ये नोट्स आपके आगे कॉम्पिटिटिव लेवल तक काम आएंगे, क्योंकि मैं इस तरीके से आपको बताता हूँ, जैसे मैं कुछ में डायग्राम अगर बनाता हूँ तो आपको डायग्राम भी बनाना है, ज्योग्राफी के रूल है, ठीक है। कम शब्दों में ज़्यादा बातें कहना, मेरे नोट्स आप सीख जाओगे, अभी से इस चीज़ को फॉलो आपको करना है, ठीक है। हाँ, अब देखो, जैसा कि मैंने आपको कहा था कि एक एक रिवर उसका मृदा का एक एक सोइल का पोस्टमार्टम करेंगे, उसके बारे में लाइन टू लाइन वर्ड टू वर्ड क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं सारे लेंगे। अभी अपने लिए एलुवियल सॉइल यानी कि जलोढ़ मृदा। जलोढ़ मृदा का निर्माण कैसे होता है, जलोढ़ मृदा की प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। 5-6 बार क्वेश्चन पूछा गया है हर बोर्ड में, हर कॉम्पिटेटिव एग्जाम में, आपके सब 10th के बोर्ड एग्जाम में, सब स्कूलों के एग्जाम में, सब में पूछा गया है। हाउ इज एलुवियल सॉइल फॉर्म्ड, मेंशन द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एलुवियल सॉइल, ठीक है। एलुवियल सॉइल कैसे बना, मतलब एलुवियल सॉइल कैसे बनी, मतलब कि ये जलोढ़ मृदा कैसे, इसका निर्माण कैसे वो बताना है, प्लस इसकी क्या क्या खास बातें हैं वो बतानी, बस इसके अलावा और इसके अंदर कुछ है भी नहीं, ठीक है। चलो बात करते हैं अपने आराम से कि भारत के अधिकांश भूभाग पर जलोढ़ मृदा विस्तृत रूप से फैली हुई है, ठीक है। और ये देखो विस्तृत रूप से फैली का मतलब ये बहुत जगह फैली हुई, क्योंकि ये है ना, इसका कारण है कि ये हिमालय की 3 महत्वपूर्ण नदी तंत्रों से, सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र, 3 बहुत बड़ी नदियां हैं, ध्यान रखना, सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र, तीनों ही रिवर बहुत बड़ी है। इनके द्वारा लाए गए सेंडिमेंट्स, निक्षेपों का मतलब सेडिमेंट्स होता है, निक्षेपों से बनी है। जब इतनी बड़ी बड़ी नदियों के सेडिमेंट से बनेगी, जब इतनी बड़ी बड़ी नदियों के बहाव से साथ में आके बनेगी, तो सीधी सी बात है बहुत जगह फैली हुई मिट्टी रहेगी, ठीक है। यानी कि दिस इज द मोस्ट वाइडली स्प्रेड एंड इम्पोर्टेंट सॉइल। These have been deposited by 3 important Himalayan river system। कौन कौन सी, द हिंदूज बोल दो चाहिए, मतलब कि हिंदी में बोलते हैं सिंधु, ठीक है, वो एक ही बात है, ये वो एच ओ नहीं लिखा जाता, इंदु लिखा जाता है, ठीक है। जैसे इंदु वैली सिविलाइजेशन वैसे द गंगा और द ब्रह्मपुत्र, वेरी इंपॉर्टेंट। तीनों नदियों के सेडिमेंट्स है, बहाव में जो लाए गए सेडिमेंट्स हैं उनसे ये मिलके बनी है, ठीक है, एलुवियल सॉइल, ओके। दूसरी बात, ये तो बात अपने कही दी कि ये 3 नदी तंत्र हो गए, और 3 नदी तंत्र नाम मत भूल जाना। इसके साथ में एक बात और है कि जो पूर्वी तटीय मैदान है, विशेषकर कौन सा, महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी, इन चारों नदियों के डेल्टा भी जलोढ़ से बने हैं। यानी कि आप बताऊंगा डेल्टा क्या होता है। एलुवियल सॉइल इज ऑल्सो फाउंड इन द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स, particularly in the deltas of Mahanadi, the Godavari, the Krishna and Kaveri rivers। मैं आपको बताता हूँ, एक शब्द है यहाँ पर डेल्टा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अलग से पूछा जा सकता है। देखो नदियाँ, मैंने आपको स्टार्टिंग में अपन जब शुरू की थी उसमें बात कर ली थी कि नदियाँ जो है वो ऐसे पहाड़ों से निकलती है, पहाड़ों के अंदर बर्फ़ जमा होता है और वो जैसे जैसे पिघलता है फिर ऐसे रिवर निकल जाती है। तो जब यहाँ से नदियाँ निकलती है तब तो उनकी स्पीड बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि वो ढाल होती है, लेकिन जैसे ही नीचे आएगी फिर इसका धीरे धीरे ज़मीन के लेवल के ऊपर इसकी स्पीड है वो गति है वो कम होती चली जाती है। फिर कम होते 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 ये जैसे आगे जाके कहीं जाके रुकती है, जहाँ पर एंड हो जाता है इनका, वहाँ पर बहुत सारे, अभी इतनी चलेगी तो इनके साथ में बहुत सारे सेडिमेंट्स, बहुत सारे ऐसे, इनको बोलते हैं अपन हिंदी में निक्षेप साथ में लेके जाएगी, खाद पत्थर जो भी इनके बीच में आएगा सब लेके जाएगी। तो वो एक जगह लास्ट में जब रुकती है ना, जब इनकी स्पीड कम होने लग जाती है, तो जैसे यहाँ लास्ट में जाके बिल्कुल स्पीड कम हो गई, तो यहीं से ये क्या करेगी, अपने साथ में जो भी निक्षेप लाई थी वो रुकना कम, मतलब वहीं पर ज़मीन पर ठहरना शुरू हो जाएंगे। ठहरेंगे क्यों, क्योंकि स्पीड तो है नहीं, जब फ्लो होता है तो साथ में उड़ा के ले जाती है, लेकिन अब स्पीड यहाँ नहीं है, तो यहीं से सेडिमेंट जमना शुरू हो जाएंगे, ये ऐसे सेडिमेंट जमना शुरू हो जाएंगे लास्ट में जाके, ठीक है। और ऐसे डेल्टा जैसे स्ट्रक्चर, ऐसे स्ट्रक्चर बन जाएंगे वो, ठीक है। और ये जो सेडिमेंट्स या जो ये जितने भी अपने साथ में उपजाऊ चीज़ें लेके आई थी, फर्टाइल चीज़ें लेके आई थी, वो सारी यहाँ पर जम जाती है। इसीलिए कहा जाता है कि जो उसका डेल्टा है, किनके डेल्टा, इन चारों रिवर के, वो जलोढ़ से ही बने हैं, ठीक है। तो चारों नदियाँ यहाँ पर भी आपको याद करनी पड़ेगी कि पूर्वी तटीय मैदान,
विशेषकर महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी, इन चारों नदियों जो डेल्टा हैं, जो इन नदियों से इकट्ठा हो गया डेल्टा, हमेशा ध्यान रखना डेल्टा ज़मीन बहुत उपजाऊ होती है, बहुत अच्छी खेती होती है यहाँ पर, क्योंकि ये अपने साथ में बहुत अच्छी चीज़ें सारी बहा के ले जाती है और यहाँ पर ला के छोड़ देती है, तो ज़मीन फर्टाइल हो जाती है, उपजाऊ हो जाती है। ठीक है, तो इसीलिए अपन बात कर रहे हैं इसकी, तो वो भी जलोढ़ से बने हैं। समझ में आ गई? ओके। अब उसने नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा कि मेंशन द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एलुवियल सॉइल। एलुवियल सॉइल की खास विशेषताएं आपको लिखनी है। तो विशेषताएं ये हो जाएगी कि जलोढ़ मृदा की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित है। मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एलुवियल सॉइल आर फॉलोइंग। फर्स्ट क्या है कि जलोढ़ मृदा अधिक उपजाऊ, सीधी सी बात है, सेडिमेंट्स के साथ में लाई हुई। हमेशा ध्यान रखना जलोढ़ मृदा है ना, मतलब एलुवियल जो सॉइल है ना, एलुवियल सॉइल लाई हुई मृदा है, मतलब ये खुद का कोई वो नहीं है, ये नदियों के बहाव से बनी है, इसलिए ये हमेशा उपजाऊ रहेगी। क्योंकि जहाँ जहाँ से नदियाँ बहेगी उस ज़मीन के ऊपर से सारी उपजाऊपन जो भी था, उसका फर्टिलिटी थी, पूरी ख़त्म कर देगी, इसके साथ में लेके आ जाएगी, इसलिए ये उपजाऊ रहती है। तो जलोढ़ मृदा सबसे अधिक उपजाऊ और अधिक विस्तार वाली, अधिक विस्तार का मतलब बहुत जगह फैली हुई है भारत के अंदर। रीज़न है इतनी सारी नदियों के साथ में जो सेडिमेंट्स इकट्ठे होते हैं, इस वजह से नदियाँ बहुत लंबी लंबी बहती है, बहुत लेंथ होती है, सब अलग अलग रिवर की अलग अलग लेंथ होती है। हालांकि आज जब रिवर्स का टॉपिक अपन पढ़ेंगे तो उसमें सारी बातें पता चल जाएगी कि कृष्णा, कावेरी, गोदावरी, ब्रह्मपुत्र, सिंधु, इन सब की, गंगा, इन सब की क्या लेंथ है, सब पता चल जाएगा। तो आप सोच लोगे इतनी लंबी अगर नदियों की लेंथ है तो ऑफकोर्स ही बात है इसकी भी लंबाई ज़्यादा होगी, भारत में विस्तार ज़्यादा होगा। ठीक है, तो ये मतलब विस्तृत रूप से संपूर्ण उत्तरी भारत, नॉर्थ इंडिया है, नदर्न इंडिया है, उसके पूरे प्लेटू यानी मैदान तक फैली हुई है। पहला पॉइंट ये खास बात लिख रहे हैं अपन, 7 बातें लिखी है मैंने, और एक बात और ध्यान रखना, 7 बातें तो ये हो गई, और 8वीं बात आप और लिख सकते हो। कौन सी? जो अपने क्वेश्चन लिया था ना कि जलोढ़ मृदा एज, आयु के अकॉर्डिंग, एज के अकॉर्डिंग कितने प्रकार की होती है, तो 2 प्रकार की होती है, जलोढ़ खादर और बांगर। वो बात भी आप 8वां पॉइंट लिख सकते हो, मैंने लिखा नहीं है क्योंकि वैसे 5-7 पॉइंट बहुत होते हैं। तो देखो कि फर्स्ट अपने द सॉइल एज ए होल इज़ वेरी फर्टाइल एंड वाइडली स्प्रेड द एंटायर नदर्न प्लेन्स। उत्तरी जो है चीज़, उत्तरी जो मैदान है, नदर्न प्लेन्स आर मेड ऑफ, वो पूरा एलुवियल सॉइल से बना हुआ है। ये बहुत बड़ी खास बात है इसकी। दूसरी खास बात ये है कि जलोढ़ मृदा में क्या क्या होता है, तो रेत होती है, एक होती है सिल्ट, एक होती है मृतिका। इनके विभिन्न अनुपात पाए जाते हैं। एलुवियल सॉइल कंसिस्ट ऑफ वेरियस प्रोपोर्शन ऑफ सैंड, सिल्ट एंड क्ले। रीज़न है कि नदियाँ बहुत सारी ज़मीन से होते हुए गुजरती है, तो एक तो सैंड यानी मिट्टी, धूल तो अपने साथ में लाएगी, रेत तो लाती है। इसके साथ मृतिकाएँ और सिल्ट, ये भी जहाँ जहाँ चूना पत्थर होता है वो पिस के आपस में पत्थरों के टकराने से, पिसने से, वो भी साथ में लेके आ जाती है। इसलिए ये भी ध्यान रखना, 3 चीज़ें, सैंड, सिल्ट और क्ले। हिंदी में बोलेंगे रेत, सिल्ट और मृतिका। ये एक फिक्स अनुपात में मिलते हैं, किसमें? एलुवियल सॉइल में, मतलब जलोढ़ मृदा में। ठीक है। तीसरी बात, अधिकतर जलोढ़ मृदाएं के अंदर क्या क्या होता है? पोटास, फास्फोरस व चूना युक्त होती है। ठीक है। मोस्टली दिस सॉइल कंटेन्स एक्वेटिक प्रोपोर्शन ऑफ पोटाश, फॉस्फोरिक एसिड एंड लाइम। ध्यान रखना इन तीनों से, क्योंकि सारी जगह से निकलती है, तो वहाँ पर जो बेसिकली चीज़ें यही आती है। तो ये चेक करने पर पता चला है कि इन जो जलोढ़ मृदा है वो बेसिकली पोटाश, फॉस्फोरस और लाइम यानी चूना से बनी मोस्टली मिलता है इसके अंदर। ठीक है। फिर मैंने जो आपको बात बताई थी वो ये कि जलोढ़ जो मृदा है वो बहा कर लाई गई मृदा है, खुद से बनी हुई मृदा नहीं है, बहा कर लाई गई मृदा है। ये मृदा नदियों द्वारा बहा कर लाए गए निक्षेपों से बनी है। एलुवियल सॉइल आर ट्रांसपोर्टेड सॉइल, मतलब ये तो कहीं एक जगह दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट की गई है। दिस सॉइल आर डिराइव्ड फ्रॉम द सेडिमेंट्स डिपोजिटेड बाय रिवर्स। और जो नदियाँ आपस में अपने साथ में सेडिमेंट्स लेके आती है और जहाँ लास्ट में जाकर रुकती है वहीं पर जलोढ़ मृदा हो जाती है। या फिर जहाँ जहाँ से नदियाँ निकलती है उसके पीछे जो भी अवशेष सेडिमेंट छूटते हैं वो पूरी की पूरी जलोढ़ मृदा की कहलाती है। ठीक है, यानी एलुवियल सॉइल ही कहलाती है। 5वां पॉइंट, जलोढ़ मृदा में पेड़ पौधों का सड़ा गला अंश यानी कि जो ह्यूमस होता है वो बहुत ज़्यादा मिलता है, क्योंकि नदियाँ इतनी लंबी लंबी दूर बहती है, जिसके अंदर पेड़ पौधे, सड़े गले चीज़ें जितनी भी आएगी वो सब मिल जाएगी। और एक बात मैं आपको और बताता हूँ, जिस भी मिट्टी के अंदर ह्यूमस है, ह्यूमस का मतलब
ह्यूमस को बोलते हैं अपन, जो मतलब गर्मी मान लो, है ना, ह्यूमस जिसके अंदर भी ज़्यादा है वो हमेशा मिट्टी या सॉइल बहुत फर्टाइल होती है। जिसमें ह्यूमिडिटी ज़्यादा है, ह्यूमस का मतलब ह्यूमिडिटी, तो ह्यूमिडिटी यानी कि जो उमस होती है ना वो अगर ज़्यादा है तो हमेशा वो मिट्टी सबसे बेस्ट होती है। और ह्यूमस किस में ज़्यादा होगी? जिसके अंदर पेड़ पौधों का सड़ा गला अंश होगा या फिर कोई जो ये अपने एनिमल्स की खाद होगी, इनमें ज़्यादा गर्मी या ह्यूमस होती है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो द रोटेन पार्ट ऑफ प्लांट्स, यहाँ लिख सकते हो ब्रैकेट के अंदर यहाँ पर ह्यूमिडिटी। ठीक है, ह्यूमिडिटी ऑफ प्लांट्स एंड ट्रीज इज फाउंड इन लार्ज क्वांटिटीज। ठीक है, फिर छठा, अधिक उपजाऊ होने के कारण जलोढ़ मृदा वाले क्षेत्रों में गहन कृषि की जाती है तथा वहाँ पर पॉपुलेशन डेंसिटी, जनसंख्या घनत्व भी ज़्यादा मिलता है। सीधी सी बात है, अपन जब हिस्ट्री पढ़ते हैं तो इंसान ने कहाँ रहना शुरू किया? सबसे पहले इंसान ने वहाँ रहना शुरू किया जहाँ पर पानी की सोर्स हो, क्योंकि पानी बहुत ज़रूरी है। पानी के साथ में उसने फिर देखा कि धीरे धीरे जैसे उसने माइंड उसका डेवलप हुआ तो फिर उसने खेती करना शुरू किया। तो खेती वहाँ पर करा, हालांकि उसने तो जंगलों के जला कर वैसा करता था, तो उसे पता चला कि ये यहाँ पर फर्टाइल है। वैसे ही यहाँ पर भी वही सिस्टम है कि जलोढ़ मृदा ज़्यादा फर्टाइल है, ज़्यादा उपजाऊ है। ठीक है, इसलिए लोग इसमें ज़्यादा कृषि करेंगे। और जहाँ पर ज़्यादा खेतीबाड़ी होती है, जहाँ पर अन्न ज़्यादा मिल जाता है, जनसंख्या घनत्व वहीं पर ज़्यादा हो जाता है। इसीलिए यहाँ ये क्या है कि ड्यू टू बीइंग मोर फर्टाइल, ये ज़्यादा फर्टाइल है। इंटेंसिव एग्रीकल्चर इज डन इन एलिबल सॉइल एरियाज एंड पॉपुलेशन डेंसिटी इज ऑल्सो फाउंड हियर। और इसीलिए यहाँ पर पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत ज़्यादा है और खेती बहुत अच्छी होती है। ये इसका कारण है क्योंकि ये मोर फर्टाइल हैं। ठीक है, नेक्स्ट लास्ट लेते हैं सातवां, सूखे क्षेत्रों की जलोढ़ मृदाएं अधिक क्षारीय होती है। एलिबल सॉइल ऑफ ड्राई एरियाज आर मोर एल्कलाइन। इन मृदाओं का सही उपचार एवं सिंचाई करके इसकी पैदावार में वृद्धि की जा सकती है। बाय प्रॉपर ट्रीटमेंट एंड इरिगेशन ऑफ दीज सॉइल्स देयर यील्ड कैन बी इंक्रीज्ड। यानी कि जो सूखा क्षेत्र होता है, जहाँ पर बारिश कम होती है, उस जगह की जो मृदाएं हैं ना, उस जगह की जो मृदाएं वो एल्कलाइन होती है। एल्कलाइन का मतलब होता है हिंदी के अंदर क्षारीय, मतलब उसमें एसिड की मात्रा कम होती है। तो क्षार यानी कि बेस और एसिड यानी कि अम्ल, दोनों का एक फिक्स प्रोपोर्शन यानी कि अनुपात रहना ज़रूरी है, रेशियो रहना ज़रूरी है। दोनों का रेशियो बराबर नहीं है तो उसमें कुछ ट्रीटमेंट करके, मतलब कुछ दवाई वगैरह छिड़काव करके और उसमें अच्छे से अगर इरिगेशन सिंचाई की जाए तो इस मिट्टी की बहुत अच्छी खास बात है कि वहाँ पर अच्छी पैदावार हो सकती है। अब आठवां पॉइंट जो मैंने आपको लिखवाया था जलोढ़, बांगर और खादर का, वो भी आप इसके अंदर जोड़ सकते हो। एक प्रॉपर तरीके से बड़ा शानदार आंसर आपका बन जाएगा। ठीक है, ओके।